हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और आज इस वीडियो में एक वीडियो सीरीज हम लाने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखिए, सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं चैप्टर बहुत हल्का है और इवन मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में बोला जाता है भाई ये चैप्टर ऐसा ही है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको डिडक्टिव रीजनिंग सिखाया जाएगा, ठीक है ना, और लॉजिकल थिंकिंग आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी होने की संभावना है। ठीक, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी प्लेलिस्ट चलेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ठीक है। अब मेरी कुछ बातें आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, चाहे कुछ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो और चाहे कुछ टीचर्स इस वीडियो को अभी फॉलो करने जा रहे हो इस प्लेलिस्ट को। तो सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर के लिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है क्या कि आप एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट को पहले देख लीजिए। क्यों? अभी मैं यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग करूँगा, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो मे भी बहुत सारी चीज़ें हो जो आप कनेक्ट ना कर पाओ। माइंड इट प्लीज़, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो आप कनेक्ट ना कर पाओ, बिकॉज जब हमने एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल में हमने हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ पर समझाया हुआ है। हर एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने बहुत डिटेल में उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जहां बहुत सारी डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को और डिडक्टिव रीजनिंग कैसे करी जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहां पर डिस्कस करी हुई हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने जा रहे हो, इवन आपने यूट्यूब पे कहीं और से भी देखा हो ये चैप्टर, ठीक है ना, बिकॉज सब जगह आपको ये चैप्टर काफ़ी शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। बहुत मुश्किल है कि कहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ भी चुके हो तब भी मेरी रिक्वेस्ट है आप ये चैप्टर इसी चैनल से पढ़ें, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा लिंक? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे नीचे बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए। पहले उसको 2-3 दिन टाइम देके अच्छी तरीके से बेटा देख लो, ठीक है। और जो टीचर्स हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे भी हाथ जोड़ के पहले उसको आप देख लीजिए, ठीक है। उससे आप चीजों को यहां कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, इसमें क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप एनसीईआरटी के वीडियोस अच्छे से देख के नहीं आए तो शायद आप चीजों को अच्छी तरीके से कनेक्ट ना कर पाएं। और एनसीईआरटी के वीडियोस देखने का ये मतलब है कि जो मैंने एक्सरसाइज कराई प्लीज उसको भी देखें। मैंने अपनी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं उसमें भी आप देखोगे बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। वो क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं खत्म हो गया है, एक एक क्वेश्चन आधे घंटे चल रहा है, तो उसमें कुछ तो डिस्कस किया होगा। इसी तरीके से इक्विवेलेंस ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जहां पर हमने दिखाया है आपको कि किस तरीके से यूक्लिडियन ज्योमेट्री और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अंतर होता है और किस तरीके से नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री या स्फेरिकल ज्योमेट्री का जन्म हुआ। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको यहाँ पे पढ़ा पाना असंभव है। हम ये मान के चल रहे हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप वहाँ पे चीज़ें पढ़ के आ गए। मेरा एनसीईआरटी का आप यहाँ पे इस चैनल से, मेरा क्या आपका भी चैनल है, ठीक है, यहाँ से आप एनसीईआरटी को फॉलो करके आ चुके हैं। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ एनसीईआरटी को फॉलो करें तब इस वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छा, मेरा नाम विनीत पांडे और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर सकते हो 7503644171, ठीक है ना। क्यों दिया व्हाट्सअप नंबर? बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैंने लगभग पूरा अपलोड कर दिया इस चैनल पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ। बहुत सारे बच्चों को लिंक नहीं मिलता है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, लिंक आपको सेंड कर देंगे। अब आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया ये सीरीज चलने वाली है, लेकिन एक चीज़ और, थोड़ा सा आप लोग से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर को प्रोजेक्टर पे पढ़ाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में जो हमारे लिए यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टर पे चलेगा, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की टेक्निकल थ्योरी तो आपने पढ़ी ली होगी, और जैसा कि आपको पता है एग्जामिनर में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें कुछ सैंपल प्रॉब्लम दी होती हैं, ठीक है। तो देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 या सैंपल प्रॉब्लम 1 बोल सकते हैं। ये 5.1 स्टार्ट होने से पहले का क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड सेकंड एक्सियम एज पर ऑर्डर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9th इज। अब देखिए आपको यूक्लिड्स का सेकंड एक्सियम पूछ रहा है, ठीक है ना। वैसे आपको पता है यूक्लिड्स की बुक थी एलिमेंट्स नाम की, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें बहुत सारे एक्सियम्स हैं, लेकिन हमें कौन सा एक्सियम बताना है? सेकंड एक्सियम। किसका? एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी में एक्सियम है। अब देखिए ये सारे एनसीईआरटी में आपने टोटल 7 एक्सियम्स पढ़े हुए हैं, तो इसमें सेकंड एक्सियम आपको याद होगा। सेकंड एक्सियम क्या था? इफ इक्वल्स टू बी एडेड, इफ इक्वल्स बी एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, करेक्ट। तो ये चीज हमने आपको पढ़ाई थी, क्या? इफ इक्वल्स बी एडेड टू द इक्वल देन होल्स आर इक्वल, करेक्ट। अगर दो चीजें इक्वल हैं, ये देखिए मान लीजिए 2 रॉड है, इनकी लेंथ अगर इक्वल है, इनमें अगर हम इक्वल ऐड करें, मतलब इसमें हमने इतना ऐड कर दिया और इसमें हमने इतना ऐड कर दिया, यानी कि जितना इसमें ऐड किया उतना ही इसमें ऐड किया, तो जो रिजल्ट आएगा, जो होल्स आएंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल्स में इक्वल ऐड किए जाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी आपस में इक्वल होता है। ये एक्सियम नंबर 2 है, आपको पता है। अब यहाँ पे जाके देख लीजिए जरा, ए बी सी डी में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ इक्वल्स बी एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद ए में क्या लिखा है, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सियम है आपका, ये एक्सियम नंबर 1 है। फिर सी देखिए, इफ इक्वल्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, करेक्ट, ये आपका एक्सियम नंबर 3 है। और डी क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये आपका कौन सा है, ये आपका है एक्सियम नंबर 4। ओके, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, एक्सियम नंबर 4 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट सैंपल प्रॉब्लम 2, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। अरे ये तो बहुत फेमस है यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। इसमें क्या बोलता था, वो कहता था कि अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं, याद करिए, ए बी एंड सी डी, ठीक है। अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं ए बी एंड, ये देखिए ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो क्या बताया था उसने, अगर इस पर एक लाइन कोई फॉल करती है, लेट अस अज्यूम लाइन पी क्यू फॉल करती है, इस लाइन का नाम क्या है, लेट अस अज्यूम ये लाइन पी क्यू फॉल करती है, तो याद करिए इस पी क्यू के जिस भी साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस होता था, यानी कि 2 राइट एंगल से लेस होता था, जैसे कि इस साइड ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर लेस देन 2 राइट एंगल्स है, यानी कि लेस देन 180 डिग्री है, तो जिस भी साइड ऐसा होता है उस साइड अगर हम इन दोनों लाइंस ए बी और सी डी को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करें तो वो किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। याद है ये आपको, ठीक है। तो अब आप देख लो, मेरे ख्याल से इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angles. Okay, प्रॉब्लम 3 देखिए, कह रहा था थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर। अब देखो बेटा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये शायद हमने एग्जाम नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है ना। देखो जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ इसकी कितनी है, डबल है, और यहाँ पे देखिए एक रॉड है, इस रॉड की भी लेंथ इसकी क्या है, डबल है, ठीक है ना। मान लो कि इसकी लेंथ कितनी है x, इसकी कितनी है 2x, और इसकी कितनी है 2x। इसकी अगर x है तो डबल है इसका, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, यानी कि 3 रॉड है आपके पास, रॉड A, रॉड B, C। तो आप देखो जरा, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, ये देखिए थिंग्स कौन कौन सी है आपके पास, A और C। A और C सेम थिंग B के क्या है, डबल है, तो इसका मतलब A और C भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपको दिख भी रहा है फिगर में, है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, फैक्ट है ये, तो क्या कि दो डिफरेंट थिंग्स जो सेम थिंग के डबल होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। यही लिखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। और तो इसमें कुछ चेक नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने कहाँ पढ़ा है, एग्जाम नंबर 6 में, ठीक है ना। चलिए सैंपल प्रॉब्लम 4 देखिए, कह रहा है एक्सियम्स आर अज्यूम्ड। अब आपको क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे एनसीईआरटी के वीडियोस बच्चों आप देख के आइए। बेटा याद करो हमने क्या, एक्सियम्स, ठीक है ना, और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस बताया था हमने आपको, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस बताया था। एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों को ही प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों को ही प्रूफ नहीं किया जा सकता है, बस मान लिया जाता है कि इंट्यूटिवली हम उसको फील कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में, पोस्टुलेट्स को स्पेसिफिकली हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ओनली इन ज्योमेट्री, और जो एक्सियम्स होते हैं उनको आप यूनिवर्सली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ये अंतर होता है, ठीक है, क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, एक्सियम्स आर अज्यूम्ड, ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। यस सर, एक्सियम को आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हो और इसको मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ऑप्शन बी क्या दिया था, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये कौन होते हैं, ये पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ पोस्टुलेट भी होते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स को स्पेशली कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ज्योमेट्री में, तो ये तो पोस्टुलेट के लिए दिया है, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता है। फिर कह रहा है एक्सियम्स आर थ्योरम्स, नहीं भाई, एक्सियम्स थ्योरम्स थोड़ी ना है, थ्योरम्स क्या होती हैं, जिनको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना, एक्सियम्स को प्रूफ थोड़ी ना किया जा सकता है, तो एक्सियम्स थ्योरम्स थोड़ी ना है। फिर एक्सियम्स क्या है, डेफिनेशन है, नहीं, एक्सियम डेफिनेशन थोड़ी ना है, ये तो कोई स्टेटमेंट होता है, और इस एक्सियम में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशंस देते हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सैंपल प्रॉब्लम 5, जॉन इज ऑफ द सेम एज एज मोहन। तो एक काम करते हैं, देखो ये है मोहन, ठीक है ना, ये मोहन है, करेक्ट, ये एम फॉर मोहन है,
J फॉर क्या है बताइए, जॉन है। राम इज ऑल्सो द सेम एज एज मोहन, ये R फॉर राम है, मतलब जॉन की एज जो है मोहन कितनी है, राम की एज भी मोहन कितनी है। बात समझो, मान लो मोहन 14 ईयर्स का है, मान लो मोहन कितने ईयर्स का है, 14 ईयर्स का है, ठीक है ना, 14 ईयर्स। अब उन्होंने बोल दिया कि जॉन की एज जो है मोहन के इक्वल है। भाई पढ़िए ना, कह रहा है जॉन इज ऑफ द सेम एज एज मोहन, यानी कि जॉन की भी पक्का कितनी होगी 14 ईयर्स, और राम की भी कितनी होगी 14 ईयर। राम इज ऑल्सो ऑफ द सेम एज एज मोहन, तो राम की भी कितनी होगी बताइए 14 ईयर्स। तो अब आप क्लियरली देख रहे हो टू डिफरेंट थिंग्स थी यहाँ, जॉन और राम, करेक्ट, टू डिफरेंट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। इसका मतलब जॉन और राम की भी एज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यही बात है यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा है, स्टेट द यूक्लिड्स एक्सियम दैट इलस्ट्रेट द रिलेटिव एजेस ऑफ जॉन एंड राम। कह रहा है यूक्लिड का वो वाला एक्सियम बताइए जो कि क्या बताए, रिलेटिव एजेस ऑफ जॉन एंड राम के बारे में बताए, यानी कि जो कि जॉन और राम के एजेस में क्या रिलेशन है ये बताए। तो हमें पता है क्या, टू डिफरेंट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। इसका मतलब जॉन और राम की भी एज आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। मतलब जॉन और राम की एज में क्या रिलेशन है, तो जवाब है जॉन और राम की भी एज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, तो जवाब है ये है आपका फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड्स, ठीक है ना। अब आप देख भी सकते हो, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में 7 एक्सियम्स दिए हुए हैं, इसमें से देखिए फर्स्ट वाला देखिए, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, इसलिए हमने बोला कि हाँ भाई जॉन और राम की एज इक्वल होगी। हमने मन में सोचा बट ऐसा क्यों हुआ, ये कौन से बेसिस पे हम कह सकते हैं, तो ये हम अकॉर्डिंग टू एक्सियम नंबर 1 बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सैंपल प्रॉब्लम 6 देखिए। इसको देखने से पहले आपको मैं यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट याद दिलाना चाहता हूँ। 5th पोस्टुलेट क्या बोलता था, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angles। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग याद करिए, क्या बताया था आपको, अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, लाइन AB एंड लाइन CD, करेक्ट। तो याद करिए इस पे अगर 2 स्ट्रेट लाइन्स पे अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती थी, लेट अस अज्यूम इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है PQ, तो PQ के जिस भी साइड, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन क्या होता था 2 राइट एंगल्स, ठीक है। उस साइड अगर हम इन साइड्स AB और CD को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करें तो वो किसी पॉइंट पे मीट करते थे। जैसे कि मान लीजिए इस डायग्राम में देखिए एंगल 1 और एंगल 2, करेक्ट। एंगल 1 और एंगल 2 जब हमने फाइंड किया, एंगल 1 और एंगल 2 का जब हमने सम फाइंड किया तो इट कम्स लेस देन 2 राइट एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कम्स लेस देन 2 राइट एंगल्स। लेस देन 2 राइट एंगल्स मीन्स व्हाट, लेस देन 180 डिग्री, करेक्ट। तो इसका मतलब जिस भी साइड ऐसा हो रहा है तो उस साइड इस AB को और इस CD को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पर ये किसी पॉइंट M पे मीट करेंगे, करेक्ट। अब आप देख लीजिए, अब आपका सैंपल प्रॉब्लम 6 क्या कहता है, कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट हुज सम इज 120 डिग्री, है ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी थी, AB और CD, और इस पे कौन फॉल कर रहा है PQ। कह रहा है द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट हुज सम इज 120 डिग्री। तो ये देखिए उन्होंने एंगल 1 और एंगल 2 मतलब PQ के सेम साइड किसी 2 एंगल्स का, लेट अस अज्यूम PQ के लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना दिया है 120 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना दिया है बताइए 120 डिग्री। बात समझो बेटा, अभी मान लो ये ऐसा नहीं है, ठीक, ये ऐसा दिया है, ठीक। अब इधर आपके कुछ एंगल्स होंगे, लेट अस अज्यूम एंगल 3 और एंगल 4, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इनका सम पक्का किससे ग्रेटर होगा 180 से, पक्का होगा, ठीक है ना। बहरहाल आपको 3 और 4 की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको किधर ध्यान देना है, जिधर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस है, जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस है। 180 से लेस होने का क्या मतलब है, 2 राइट एंगल से लेस है। अब आप ध्यान से चेक करो कि इस डायग्राम में 1 और 2 का जो सम है वो इन्होंने कितना दिया हुआ है, भाई उन्होंने क्या बोला कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन है उस पर एक स्ट्रेट लाइन PQ फॉल कर रही है तो उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से चेक करिए, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट हुज सम इज 120 डिग्री, करेक्ट। मतलब जिस भी साइड इंटीरियर एंगल का सम 120 डिग्री है, तो इन्होंने आपको एंगल 1 प्लस 2 120 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 120 है क्या, 120 क्या है, तो जवाब है एंगल 1 और एंगल 2 का सम है ना, तो ये सम क्या आ गया लेस देन 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब इस AB और CD को अगर हम प्रोड्यूस करें तो ये किधर मीट करेगी बताइए, राइट में मीट करेगी या लेफ्ट में मीट करेगी बताइए,
तो जवाब है लेफ्ट में मीट करेगी। किधर मीट करेगी? ये इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पर किधर मीट करेगी? उधर मीट करेगी जिधर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस है। करेक्ट। तो ये आपकी किधर मीट करेंगी? ये इस साइड, ये देखिए PQ के लेफ्ट में, जिधर एंगल 1 और 2 का सम कितना है? 180 से क्या है? लेस है। ये इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पर इधर कहीं मीट करेंगी, ठीक है ना। इधर ये मीट नहीं करेंगी, ये इधर तो ऐसे फैलती जाएंगी, ये ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस ऐसे बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो इन्होंने यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है AB और CD अगर इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करें तो प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो राइट हैंड साइड प्रोड्यूस करें या तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस करें। तो ये किधर मीट करेगी? कह रहा है मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज, मतलब मीट ऑन द साइड मतलब PQ के कौन से वाले साइड में मीट करेंगी? तो जवाब है PQ के दो साइड है, राइट और लेफ्ट। तो PQ के वो वाले साइड में मीट करेंगी जिस वाले साइड में एंगल्स का जो सम है वो 180 से क्या हो? लेस हो। वो 180 से क्या हो? लेस हो। 180 से लेस हो। 180 से लेस हो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या? 180 से लेस नहीं, ग्रेटर देन 180 नहीं, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इधर तो ये मीट नहीं करेंगी कभी भी, ठीक है। फिर लेस देन 120, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इधर तो लेस देन 120 हो नहीं सकता है सम, और इधर उन्होंने दिया नहीं आपको लेस देन 120, इधर तो 120 से लेस हो नहीं सकता है सम, पक्का इधर क्या होगा सम? 180 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या इधर 120 से लेस नहीं हो सकता है? नहीं भाई, इधर तो उसने दिया ही है तुमको क्या कि सम एग्जैक्टली किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेटर देन 120, हाँ अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान सुनो। देखो ग्रेटर देन 120 जो इन्होंने बोल दिया है, ग्रेटर देन 120 का मतलब क्या? सुनो, इस साइड डायग्राम में हमने आपको दिखाया लेफ्ट हैंड साइड कि 1 और 2 का सम एग्जैक्टली 120 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो 3 और 4 है उसका जो सम होगा 180 से क्या है? ग्रेटर। तो पक्का इधर सम 120 से भी तो ग्रेटर होगा। अरे 180 से ग्रेटर है तो पक्का 120 से भी तो ग्रेटर होगा। यानी कि राइट हैंड साइड 3 और 4 का जो सम है 180 से अगर ग्रेटर है, दिस इंप्लाइज हम पक्का कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम जो है ग्रेटर क्या है? 120 डिग्री भी होगा। अरे भाई जो सम 180 से बड़ा है पक्का वो 120 से, कोई चीज़ अगर 180 से बड़ी है तो पक्का वो 120 से भी तो बड़ी ही होगी ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या इधर इसको प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं मीट करेगा? नहीं। यानी कि जिधर सम राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू फिगर जिधर सम 180 से ग्रेटर है या फिर हम बोलें 120 से ग्रेटर है, उधर भी ये इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पे कहीं पे मीट नहीं करेंगी, इधर ये मीट नहीं करेंगी। तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज इक्वल्स टू 120। और सही बात तो ये लोग कर रहे हैं, जिस भी साइड PQ के जिस भी साइड इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल आ गया? 120 डिग्री के इक्वल आ गया। भाई एक बात बताओ, जो वैल्यू 120 के इक्वल है, जिन एंगल्स का सम 120 के इक्वल है, पक्का वो 2 राइट एंगल से क्या है? लेस ही तो है। भाई 2 राइट एंगल क्या होते हैं बताओ? 180 डिग्री होता है 2 राइट एंगल। तो भाई 120 है इधर इंटीरियर एंगल का सम, तो ये 180 से ही तो लेस है, ये 2 राइट एंगल से ही तो लेस है। इसका मतलब जिस भी साइड PQ के जिस भी साइड एंगल्स का सम 120 डिग्री के इक्वल है, पक्का वो 180 से लेस है। और जिधर सम 180 से लेस होता है, यानी कि जिधर 120 डिग्री दिया हुआ है सम, उधर ही इसको अगर हम इंडेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे तो किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट M पे मीट करेंगी। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से हमने देखा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग करके। ओके, कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स आर। आपको याद है जब हमने क्लास में आपको पढ़ाया था तो कुछ चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार मेरी एनसीईआरटी वाली आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। सुनिए बच्चों ध्यान से, देखिए पॉइंट क्या होता था? पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पॉइंट क्या होता था बताइए? डायमेंशन लेस। पॉइंट को हम एक डॉट से दिखाते थे और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता था। मतलब सर डायमेंशन लेस का मतलब है पॉइंट की कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट और इसका एरिया, ऐसा कुछ भी कोई भी मेजरमेंट पॉइंट का नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पॉइंट की लेंथ आप बता सकते हो, पॉइंट की आप हाइट बता सकते हो, पॉइंट का वॉल्यूम बता सकते हो, पॉइंट का आप सरफेस एरिया बता सकते हो, ठीक है। यानी कि पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर कोई पॉइंट का डायमेंशन पूछे तो कितना डायमेंशन होता है पॉइंट का? पॉइंट हैज 0 डायमेंशन, करेक्ट। ओके, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं, ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं, ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक स्ट्रेट लोकस में करते हैं, यानी कि जिसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट। तो हमको क्या बन के आता है बताइए? लाइन बन के आती है। याद है आप लोग को? बहुत सारे पॉइंट्स का अगर हम कलेक्शन एक स्ट्रेट लोकस में करते हैं तो क्या बन, ये पॉइंट की डेफिनेशन में, सॉरी लाइन की डेफिनेशन में आपको पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो ये देखिए
बहुत सारे पॉइंट्स का करेक्शन एक स्ट्रेट लोकस। स्ट्रेट लोकस मतलब एक स्ट्रेट रास्ते में करते हैं तो क्या बन के आता है, लाइन बन के आता है। यानी कि पहले क्या बना बताइए, पॉइंट, फिर पॉइंट से ये फर्स्ट स्टेप देखिए पॉइंट जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पॉइंट से क्या आया बताइए, पॉइंट से सेकंड स्टेप आपका आया क्या, लाइन आया, करेक्ट। और लाइन कैसा डायमेंशन है, 1D है। 1D का मतलब वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, ठीक है, एक वन डायमेंशनल फिगर है। फिर याद करिए थर्ड, बहुत सारी ऐसी लाइंस का कलेक्शन अगर हम करें, ठीक है ना, तो क्या बनता था, सरफेस बनता था। देखिए ये एक लाइन ली, इस लाइन के जस्ट बगल में एक और लाइन ली, इसके बगल में जस्ट एक और लाइन ली, इसके बगल में जस्ट एक और लाइन ली, इसके बिसाइड हमने जस्ट एक और लाइन ली, फिर एक और लाइन ली। ऐसे बहुत पास पास इन लाइंस को अगर हम चिपका के रखें बहुत, है ना, ये देखिए, ये देखिए, अब हम पूरा नहीं बना रहे हैं, अब आप समझ सकते हो। ये देखिए बहुत सारे लाइंस का अगर हम कलेक्शन कर दें ऐसे करके, तो देखिए ये सरफेस बन के तैयार हो गया कि नहीं, ये देखिए एक सतह बन के तैयार हो गई, सरफेस बन के तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया बताइए। यानी कि ये जो सरफेस बन के तैयार हुआ है, ये जो सरफेस बन के तैयार हुआ है, ये बहुत सारी लाइंस की हेल्प से तैयार हुआ है। यानी कि बहुत सारे वन डायमेंशनल फिगर की हेल्प से आपका क्या तैयार हुआ है, 2 डायमेंशनल फिगर। तो सरफेस क्या आपका 2D फिगर है, सरफेस क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। फिर हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, हमारे पास एक ऐसा अगर सरफेस है, हमने आपको एक बुक का एग्जांपल दिया था, याद है। ये देखिए ये हमारे पास एक मैथमेटिक्स की बुक है और आप लोग सभी ध्यान से चेक करें। ये देखिए ये एक सरफेस है, इसका एक पेज एक सरफेस है। अगर हम इसके ऊपर दूसरा सरफेस रखें, अगर इसके ऊपर हम तीसरा सरफेस रखें, अगर इसके ऊपर हम नेक्स्ट सरफेस रखें, इसके ऊपर अगर हम नेक्स्ट सरफेस रखें, इसके ऊपर अगर हम नेक्स्ट सरफेस रखें, रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, तो ये देखिए बहुत सारे सरफेस अगर हम रख दें एक के ऊपर एक, तो देखिए वॉल्यूम आ जाता है, इसमें वॉल्यूम आ जाता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा। यानी कि कैसा बन गया, ये 3 डायमेंशनल फिगर ये बन गया, ठीक है ना। तो यानी कि बहुत सारे सरफेस अगर हम एक के ऊपर एक रखते जाएं तो 3 डायमेंशनल फिगर वहाँ तैयार हो जाता है, यानी कि जिसमें वॉल्यूम होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आएगा फोर्थ आपके पास, बताइए अब क्या आ गया आपके पास बताइए। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए क्यूबॉइड, ये देखिए ये क्यूबॉइड, बुक आपकी क्यूबॉइड जैसी तो दिख रही थी ना, ये देखिए ये ऐसे। तो ये कैसे बना हुआ है, इमेजिन करिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, ये बेस में एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर प्लेट रखी, रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर फिर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखी, उसके ऊपर फिर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखी, तो आपके पास क्या आ गया, एक 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर तो है। तो ये क्या बन गया आपका, सॉलिड बन गया। ये क्या बन गया आपका, सॉलिड। तो सॉलिड की डायमेंशन कितनी होती है, 3 डायमेंशनल फिगर, यानी कि लेंथ की भी बात करोगे, ब्रेथ की भी बात करोगे और हाइट की भी बात करोगे, ठीक है ना। इसको क्लास में बहुत डिटेल में समझाया। इसी तरीके से आप अज्यूम कर सकते हैं आपके पास सर्कुलर प्लेट है, मान लीजिए आपके पास क्या है, सर्कुलर प्लेट है। तो ये देखिए ऐसे एक सर्कुलर प्लेट ले लीजिए, एकदम फ्लैट प्लेट होनी चाहिए, और इस प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रखिए, इस प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रखिए, सर्कुलर प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए। अगर हम आपको एक सर्कुलर प्लेट दिखाएं, ओनली 1 सर्कुलर प्लेट दिखाएं, तो वो कैसी है, 2 डायमेंशनल। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी ऐसे प्लेट्स रखते जाएं तो सिलेंडर बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो ये देखिए अगर बहुत सारी ऐसी प्लेट्स का कलेक्शन करें तो एक 3D फिगर आ जाएगा, ये देखिए सॉलिड होगा जो कि एक सिलेंडर बन के आ जाएगा। यानी कि जो 3D है वो किससे बनता है, 2 डायमेंशनल फिगर के कलेक्शन से, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करो, हम पॉइंट का डायमेंशन कितना हो गया, 0 डायमेंशन। पॉइंट का डायमेंशन कितना होगा, ये पॉइंट की हमने बात करी, किसकी बात करी, पॉइंट की। पॉइंट का डायमेंशन 0 डायमेंशन, लाइन का डायमेंशन 1 डायमेंशन, ठीक है ना। सरफेस का डायमेंशन 2 डायमेंशन, सॉलिड का डायमेंशन 3 डायमेंशन। यानी कि ध्यान से चेक करो, पॉइंट से आप कहाँ आओगे बताओ, लाइन पे, लाइन से कहाँ आओगे बताओ आप, सरफेस पे, और बहुत सारे सरफेस का आप कलेक्शन करोगे तो सरफेस से आप कहाँ पे आ जाओगे बताइए, सॉलिड पे, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर पे आप आ जाओगे। यानी कि 0 डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल। अब इन्होंने आपको क्या पूछा है, इन्होंने आपको पूछा है द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। अरे वाह भाई, इन्होंने सॉलिड से कहाँ पूछा है आपको, पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है। तो इन्होंने तो रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन्होंने रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया, किधर से किधर पूछा है इन्होंने, सॉलिड्स टू पॉइंट। तो सॉलिड्स टू पॉइंट अगर इन्होंने हमसे पूछा है 3 स्टेप, तो भाई आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सॉलिड आएगा, फिर क्या आएगा, सरफेस आएगा, फिर क्या आएगा, लाइन आएगा, फिर क्या आएगा, पॉइंट्स। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट रखी थी ना एक के ऊपर एक, तो आप क्या करोगे, उन प्लेट्स को हटाते जाओ, प्लेट्स को हटाते जाओ, प्लेट्स को हटाते जाओ, बाद में एक सिंगल प्लेट आपके पास बचेगी, वो सिंगल प्लेट क्या होगी, आपका सरफेस हो जाएगा। तो सॉलिड से कहाँ पहुंच गए, सरफेस पे। अब ये सरफेस क्या है, मेनी लाइंस का कलेक्शन है, यहाँ से एक एक लाइन हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, जब लास्ट में एक लाइन बचेगी तो आप कहाँ पहुंच जाओगे,
वन डायमेंशनल फिगर पे। फिर ये जो लाइन है ये कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स हैं, तो इसमें से आप एक एक पॉइंट हटाते जाओ, ये वाला हटाओ, फिर ये वाला हटाओ, फिर ये वाला हटाओ, फिर ये वाला हटाओ, फिर ये ऐसे ऐसे आप अगर सभी पॉइंट्स को हटाते जाएंगे, ठीक है ना, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे लास्ट में, एक सिंगल पॉइंट पे जो कि डॉट से दिखाया जाएगा, जिसका जीरो डायमेंशन होगा। यानी कि सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन और लाइन से पॉइंट। क्या ऑप्शन कहीं दिया हुआ है? सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन, लाइन से पॉइंट्स। करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? ऑप्शन बी देखिए, सॉलिड से लाइन पे आ रहे हैं ये लोग, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, सॉलिड से लाइन पे थोड़ी ना आ जाओगे डायरेक्ट। सॉलिड इज द कलेक्शन ऑफ मेनी सरफेस, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो चला गया। अच्छा सी ऑप्शन देखिए, लाइन से पॉइंट पे आ गए ये लोग, लाइन से पॉइंट पे आ गए। हाँ ये बात तो सही है कि लाइन से कहाँ आ गए, पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन से पॉइंट पे आ गए, लेकिन बेटा देखो पॉइंट से सरफेस पे आ गए, पॉइंट से डायरेक्ट सरफेस पे थोड़ी ना जा सकते हो, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। करेक्ट, नेक्स्ट देखिए जरा, लाइन से ये लोग सरफेस पे आ गए, हाँ भाई ठीक है, लाइन से कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए, सरफेस से ये लोग सीधे कहाँ जंप कर गए, पॉइंट पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछता, सॉलिड टू पॉइंट्स की जगह अगर आपसे कहाँ पूछता, पॉइंट्स टू सॉलिड पूछ लेता, ठीक है, तब आपका ऑर्डर क्या होता बताइए? तब आपका ऑर्डर होता, पहले हम बात करते किसकी, पॉइंट की जो कि जीरो डायमेंशनल है, फिर हम बात करते किसकी बताइए, लाइन की जो कि वन डायमेंशनल है, फिर हम बात करते किसकी, सरफेस की जो कि क्या है टू डायमेंशनल है, फिर हम बात करते किसकी बताइए, सॉलिड की जो कि क्या है थ्री डायमेंशनल, ठीक है। पॉइंट है जीरो डायमेंशनल, लाइन है आपका 1D, सरफेस है आपका 2D और सॉलिड है आपका 3D। कोई डाउट है बताइए? अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसी बारे में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डायमेंशंस एज अ सॉलिड हैज, अब बताइए सॉलिड के कितने डायमेंशंस होते हैं? 3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में 1 डायमेंशन दिया है, ऑप्शन बी में 2 डायमेंशन, ऑप्शन सी में 0 डायमेंशन, लेकिन सॉलिड दिया है तो सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सरफेस हैज, किसी सरफेस के पास कितने डायमेंशंस होते हैं? तो हमने आपको बताया सरफेस के पास 2 डायमेंशन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ डायमेंशन अ पॉइंट हैज, पॉइंट के कितने डायमेंशंस होते हैं? तो जवाब है 0। पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, यानी कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि पॉइंट क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि पॉइंट का 0 डायमेंशन होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पॉइंट का 0 डायमेंशन होता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रेटिस द एलिमेंट इनटू, अब देखिए हमने आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप मेरे एनसीईआरटी के वीडियो बच्चों ज़रूर देखें, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप बोलोगे फालतू के क्वेश्चन कहाँ से आए? नहीं, कहीं से नहीं, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए थ्योरी हमने आपको पढ़ाई हुई है। यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रेटिस, यूक्लिड ने जो अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसको ट्रेटिस बोला जाता है, ट्रेटिस मतलब अभिलेख या फिर कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसका नाम क्या दिया था उसने, द एलिमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट जो उसने तैयार किया था उसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे? कितने चैप्टर्स थे टोटल? याद करिए, 13 चैप्टर्स थे। पढ़ाया क्लास में, टोटल उसमें कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर्स थे, और हर एक चैप्टर को क्या बोला गया? बुक बोला गया, याद है? चलो, यानी कि जो यूक्लिड का ट्रेटिस था, जो उसका अभिलेख था या जो उसका डॉक्यूमेंट था जिसका नाम क्या था? एलिमेंट्स था, उसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे? 13 चैप्टर थे। या फिर द एलिमेंट्स ट्रेटिस को उसने कितनी बुक्स में डिवाइड किया? 13 बुक्स में डिवाइड किया, हर एक चैप्टर को एक बुक बोला गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशंस इन द एलिमेंट आर, हाँ अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट नाम का जो ट्रेटिस था यूक्लिड का, इसमें टोटल कितने प्रपोजिशंस थे? प्रपोजिशन मतलब क्या होता है सर? प्रपोजिशन मतलब होता है थ्योरम, पढ़ाया आपको एनसीईआरटी में। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? थ्योरम, जिनको प्रूव किया जा सकता है। तो याद करिए, हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट था, यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट था, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, उस 5th पोस्टुलेट की हेल्प से यूक्लिड ने अपने टोटल 465 थ्योरम्स को प्रूव करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। याद है आपको? कुछ मैथमेटिशियंस ने उसको पानी पे चढ़ा दिया था, हाँ, और बोला था नहीं नहीं, ये 5th पोस्टुलेट तो तुम्हारा थ्योरम है, जो है पहले तो आप अपने जो 4 पोस्टुलेट और बचे हैं उसकी हेल्प से आप 5th पोस्टुलेट को प्रूव करो, और इन सब पोस्टुलेट्स की 5th पोस्टुलेट जो कि एज अ थ्योरम हो जाएगा, उसकी हेल्प से आप क्या करो? अपनी एलिमेंट्स में जो थ्योरम्स है इनको प्रूव करने की कोशिश करो। फिर उसने ऐसी कोशिश करी थी, बट वो फेल हो गया था। जब वो फेल हो गया तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जन्म हुआ था, याद है, जिसको हम स्फेरिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। करेक्ट, ओके, चलिए, तो इसका मतलब इसकी जो बुक, इसका जो ट्रेटिस था, इसका जो डॉक्यूमेंट था जिसका नाम एलिमेंट था, उसमें टोटल 465 क्या थे? प्रपोजिशंस, या फिर एग्जाम में प्रपोजिशंस की जगह थ्योरम्स भी लिख के आ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, प्रपोजिशंस और थ्योरम्स। करेक्ट, ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए जरा, कह रहा बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड्स आर, हाँ भाई अब ध्यान दें जरा, सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉलिड की बाउंड्रीज आपको क्लास में कैसी पढ़ाई हैं? याद करिए, सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती हैं? सरफेस होती हैं, भूल चुके हो?
सॉलिड की बाउंड्रीज क्या होती हैं? सरफेस होती हैं। जैसे कि आपके पास ये क्यूबॉइड है, इसकी बाउंड्री मतलब बाउंड्री का डेफिनेशन आप लोग भूल चुके हो क्या? बाउंड्री क्या करता था? आउटर स्पेस को इसके अंदर वाले स्पेस से क्या करता था? सेपरेट करता था। तो ये देखो, ये जो आपको यहां पर ये दिख रहा है, देखो ये मेरे हाथ में एसी का रिमोट है, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपको सरफेस यहाँ पे एक सॉलिड है कि नहीं है बताओ? ये 3 डायमेंशन फिगर है, इसका डायमेंशन कितना है? 3 डायमेंशन, ठीक है। ये एक सॉलिड है कि नहीं है? बिल्कुल ये एक सॉलिड है। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, इसको तो हम सॉलिड की बाउंड्री बोलेंगे। इसी तरीके से ये वाले सरफेस को हम बाउंड्री बोलेंगे, ये वाले सरफेस को हम बाउंड्री बोलेंगे। बाउंड्री का काम क्या होता है बताओ? आउटर स्पेस को, मतलब इस रिमोट के अंदर जितना भी प्लास्टिक, जितना भी मटेरियल भरा हुआ है, वो एक अलग दुनिया है और इसके बाहर ये एक अलग दुनिया है, करेक्ट। तो सरफेस क्या करता था? बाउंड्री क्या करती थी? याद करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री? बाउंड्री क्या करती थी? जो कि इस सॉलिड के अंदर के स्पेस को या अंदर के मटेरियल को बाहरी दुनिया से, बाहरी स्पेस से क्या करती है? सेपरेट करती। तो यही तो बाउंड्री है, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर अगर आप चले जाओगे तो आपको प्लास्टिक मिलेगा, जिससे ये जो भी मटेरियल है जिससे रिमोट बना हुआ है, और बाहर आ जाओगे तो आपको एयर वगैरह मिलेगी। तो देखा, ये जो आपका सरफेस है यही क्या है? सॉलिड की बाउंड्री। इसी तरीके से ये भी सरफेस है, सॉलिड की बाउंड्री। अब आप यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए, ये एक बॉल है हमारे पास, करेक्ट। तो ये जो बॉल है, इसमें ये वाले सरफेस को देखिए, ये प्लास्टिक का पूरा सॉलिड बॉल है मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस सरफेस को देखिए जरा, इस सॉलिड की जो बाउंड्री है वो सरफेस ही तो है। हालांकि ये सरफेस कैसा है? कर्व सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? कर्व मतलब घूमा हुआ सरफेस है, मना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रिमोट में ये फ्लैट था सरफेस, लेकिन यहाँ पर ये कर्व है, ये ऐसे घूमा हुआ सरफेस है। लेकिन ये सरफेस भी तो क्या काम कर रहा है? बाउंड्री का क्या कर रहा है? आउटर स्पेस को अंदर वाले मटेरियल से या अंदर वाले स्पेस से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। सब कुछ भूल चुके हो आप लोग जो पढ़ाया था एनसीईआरटी, प्लीज बेटा वीडियोस देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड आर व्हाट? आर सरफेस। देखिए बॉल भी गिर गई, उठाओ भाई बॉल। चलो ध्यान से चेक करो। हाँ, अब बच्चे मेरे को बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड आर, सॉलिड की जो बाउंड्री है सर, आपने कर्व्स पे लाइन क्यों नहीं, कर्व्स पे आपने टिक क्यों नहीं लगाया? बेटा कर्व्स का मतलब क्या होता है? कर्व्स का मतलब क्या होता है? कर्व्स सरफेस थोड़ी ना लिखा उसने, कर्व्स लिखा। कर्व्स का मतलब क्या होता है? कर्व्स का मतलब होता है घुमा हुआ लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये होता है जो कि कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लोकस। ध्यान से बेटा जरा चेक करो, अगर हम कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स कर दें एक स्ट्रेट लोकस में, एक स्ट्रेट लोकस मतलब एक स्ट्रेट रास्ते में, तब तो लाइन बन जाएगा। लेकिन अगर हम पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स स्ट्रेट लोकस में ना करें, ये देखिए ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है लेकिन ये स्ट्रेट लोकस में नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट। तो ये देखिए कर्व, घूमा हुआ जब लाइन बन जाए तो उसको हम कर्व्स बोलते हैं। ये कर्व्स कैसे भी हो सकते हैं, कर्व सर्कल हो सकता है, कर्व आपका पैराबोला हो सकता है, कर्व आपका हाइपरबोला हो सकता है, कर्व आपका एलिप्टिकल हो सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के कर्व आपके पॉसिबल हैं। कर्व आपका एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी एक तरीके का कर्व ही है, ठीक है। बस कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स जो कि एक 1 डायमेंशनल फिगर हो, मतलब जिसकी हम लेंथ मेजर कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के कर्व्स आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो कर्व्स यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सॉलिड की जो बाउंड्री है वो कोई कर्व थोड़ी ना है, ठीक है ना। और सॉलिड की बाउंड्री जो है वो पॉइंट्स थोड़ी ना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और आइए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मान लो आपके पास कोई कर्व है, कोई कर्व है, अब वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, ये देखिए चाहे स्ट्रेट लाइन हो, और चाहे कोई ऐसे करके घुमा हुआ हो, तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी बताओ? इसकी बाउंड्री मतलब इसका एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा, ऐसे सोच लो, ये देखिए, ठीक है। तो लाइन का जो बाउंड्री है, लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है? पॉइंट्स हैं। लाइन या कर्व के एंड पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स हैं, करेक्ट। ये कर्व है और ये लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और बस यही बताना था, और क्या बताना था? हाँ, और सॉलिड के जो एंड पॉइंट है वो क्या है? सरफेस है। लेकिन अगर कोई सरफेस है आपके पास बेटा, ये देखिए, ये अगर आपके पास कोई सरफेस है तो सरफेस की बाउंड्रीज क्या होंगी? इसके एजेस होंगे, ये किनारे इसके, जो कि क्या होते हैं? एक तरीके का लाइन होते हैं या एक तरीके का कर्व होते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि फ्लैट सरफेस हो आपके पास। हाँ, कोई सरफेस ऐसे घुमा हुआ होगा, मान लो ये ऐसे, इस सरफेस को देखिए, ठीक, ये भी एक सरफेस है मान लो, ठीक, ये प्लास्टिक का कोई ऐसा शेप है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका एंड या इसकी बाउंड्री क्या है? कर्व है कि नहीं है? ये देखिए इसकी बाउंड्री क्या है? कर्व है कि नहीं है? इसकी बाउंड्री क्या है? कर्व है कि नहीं है? हाँ, तो सरफेस की बाउंड्री क्या है आपकी? कर्व है, ठीक। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर कर्व्स। चेक करिए, बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर कर्व्स। अब बोलेंगे बच्चे सर बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर आपने लाइंस क्यों नहीं बोला सर? यहाँ पे ध्यान से बेटा जरा चेक करो, ये एक सरफेस हमने लिया हुआ है, ये सरफेस कैसा सरफेस है? रेक्टेंगुलर सरफेस है, हाँ, जो कि एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री है, देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, इस सरफेस को देखो,
इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, इसकी जो बाउंड्री वो कैसी है, कर्व है। ये देखिए ये कर्व है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये भी एक सरफेस है बेटा। ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब फ्लैट है, प्लेन सरफेस। इस सरफेस को देखो बेटा, ये कैसा सरफेस है बताइए, ये है आपका कर्व्ड सरफेस, मतलब इसमें घुमाव है, घुमा हुआ है, ये ऐसे करके घुमा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो इसका जो बाउंड्री है वो क्या बताइए, कर्व लाइंस है। ये देखिए ये कर्व्स हैं कि नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, ये देखिए ये वन डायमेंशनल फिगर है जो कि क्या है, कर्व है। ये देखिए ये क्या है, वन डायमेंशनल फिगर है जो कि क्या है, कर्व है। और यहाँ पर भी ये भी क्या है आपका, कर्व है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन भी एक तरीके का क्या होता है, कर्व ही तो होता है। कर्व कैसे बनता है बताओ, कर्व बनता है कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स। अगर कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, मतलब एक स्ट्रेट लोकस में आ जाए, तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं, लाइन, करेक्ट। और अगर कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, ये देखिए कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स ऐसे करके अगर घूम के आ जाए तो आप इसको क्या बोल देते हो, कर्व। हमने आपको बताया स्ट्रेट लाइन भी कर्व है, सर्कल भी क्या है, कर्व है, पैराबोला भी क्या है, कर्व है, एलिप्स भी क्या है, एक तरीके का कर्व है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से जरा समझिए, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है किसके किसके बीच में, कर्व और लाइन के बीच में, कि किसमें टिक करें। और टिक आपको एक पे ही करना है, तो हमको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, कर्व। क्यों, क्योंकि अगर हम कर्व बोल देंगे, बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस को अगर हम कर्व बोल देंगे तो उसमें दुनिया भर के सभी सरफेस कवर हो जाएंगे, चाहे वो कर्व, चाहे वो सरफेस कैसे हो, फ्लैट सरफेस हो। फ्लैट सरफेस के, ये देखिए फ्लैट सरफेस जैसे रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना, इसका जो आपका बाउंड्री होगा वो लाइन होगा। मैंने बताया ना, लाइन भी एक तरीके का कर्व ही तो है, लाइन भी एक तरीके का कर्व ही तो है। हाँ, तो जब हमने बोल दिया क्या सरफेस का जो बाउंड्री होता है, सरफेस का जो बाउंड्री होता है वो कर्व होता है, तो उसमें ये सरफेस भी कवर हो गया जिसका बाउंड्री कर्व ही तो है, लाइन भी तो क्या, कर्व ही तो है। कर्व का मतलब क्या होता है बताइए, कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स। तो लाइन कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स तो ही है, कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स क्या है, लाइन है, सॉरी कर्व है। कर्व क्या है, कर्व क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स। अब ये जो कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स है बेटा, इसका लोकस कुछ भी हो सकता है, रास्ता कुछ भी हो सकता है, मतलब सीधा रास्ता भी हो सकता है और ऐसे घूम के भी हो सकता है। ये भी कर्व कहलाएगा, ये एक स्पेशल कर्व है जिसको क्या बोला गया, लाइन बोला गया। ये भी एक कर्व है जिस कर्व को क्या नाम दिया गया बताइए, हाँ, जिस कर्व को सर्कल बोला गया, जिस कर्व को पैराबोला बोला गया। क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस सर्कल में अगर हम इस पूरे सरफेस की बात करेंगे तो एक 2 डायमेंशनल फिगर, लेकिन इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो वो 1 डायमेंशनल फिगर है जो कि कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स है, ठीक है ना। बहरहाल अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो अब आप समझ रहे होंगे कि बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर कर्व हमने क्यों बोला। क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर हम यहाँ पे एक आपको और सरफेस दिखाएं बेटा, ये देखिए जरा, इस सरफेस को देखिए, ये कैसा प्लास्टिक का फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट, लेकिन इसकी जो बाउंड्री, फ्लैट का मतलब समझ रहे हो, ऐसा सीधा सीधा है, लेकिन जब ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा डिजाइन जैसा ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री कैसी बताइए बेटा, ये इसकी बाउंड्री है तो 1 डायमेंशनल, यानी कि कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स है, लेकिन इसका जो लोकस है वो कैसा है, घुमा हुआ है, इसका रास्ता कैसा है, घुमा हुआ है। तो इस सरफेस की बाउंड्री क्या है बताइए, कर्व्स ही तो है। तो सरफेस की जो बाउंड्री है वो कर्व्स इज द बेटर ऑप्शन। तो कर्व्स पे आप टिक लगा दो। लाइन पे लगा दोगे तो केवल रेक्टेंगल और आपके जो भी पॉलीगन है वही कवर होंगे, स्क्वायर हो गया, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, ये सब कवर होंगे, बाकी सब छूट जाएंगे। दुनिया भर के सभी सरफेस आपको कवर करने हैं ना, तो उनकी बाउंड्री क्या होंगी, कर्व होंगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे बोलेंगे फालतू का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। नहीं भाई, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन में, एनसीईआरटी वीडियो देखोगे। बोल रहा है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 3000 BC द ब्रिक्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क वर हैविंग डायमेंशंस इन द रेशियो। याद करिए, क्लास में हमने आपको पढ़ाया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर बने होते थे वो काफ़ी डेवलप घर बने होते थे, डिफरेंट टाइप के रूम्स होते थे उसमें, और उन घरों को बनाने के लिए, उन नगरों को बनाने के लिए वो स्पेशल टाइप के ब्रिक यूज़ करते थे, जिनमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, लेंथ, विड्थ और हाइट भी बोल सकते हो आप, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट का जो रेशियो होता था वो कितना होता था, 4:2:1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक लर्न करने वाली चीज़ है, इससे ये पता चलता है हमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हिस्ट्री में भी अगर हम चले जाएं तो हिस्ट्री में भी ज्योमेट्री की नॉलेज थी। ज्योमेट्री की नॉलेज के बिना ये ईंट नहीं बना सकते थे, 4:2:1 के रेशियो में ये ईंट नहीं बना सकते थे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो था 4:2:1 था। इसका ये मतलब है कि ज्योमेट्री आज से नहीं है, ज्योमेट्री बहुत हिस्ट्री से चली आ रही है, ठीक है ना। तो बस ये सब हमने आपको पढ़ाया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आप इस डेफिनेशन को देखिए, पिरामिड क्या होता है। ये शायद एनसीईआरटी में हमने आपको नहीं पढ़ाया, छूट गया था। पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल, स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन एंड इट्स फेसेस आर ट्राइंगल कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट एट द टॉप। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। कह रहा पिरामिड एक सॉलिड फिगर होगा, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है। द बेस ऑफ विच इज ट्राइंगल, स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन, ठीक है ना। जिसका बेस, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, ये एक 2 डायमेंशनल बाउंडेड फिगर होता है, ठीक है, जिसके कितने भी साइड्स हो सकते हैं, मिनिमम 3 साइड्स हो सकते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, 3 साइड्स का ट्राइंगल, ठीक है। ये देखिए एक पॉलीगन है, ये 3 साइड का एक पॉलीगन है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, ठीक है, इसको ट्राइंगल बोलते हैं। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं टोटल, 4, ठीक है। फिर एक पेंटागन है, ये देखिए इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स पॉसिबल हैं। हेक्सागन इसी तरीके से पॉसिबल है, डिपेंड करता है उनमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि पिरामिड एक सॉलिड फिगर होगा, बेस जिसका क्या होगा, जिसका बेस या तो ट्राइंगल होगा, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज ट्राइंगल, स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन, ठीक है। तो आइए जरा आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं। ये देखिए कुछ पिरामिड्स हमने आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़िए, देखना हो तो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ो इसको। देखो जरा ये वाले फिगर को देखिए जरा, इस फिगर में क्या है, इस पिरामिड का जो बेस है वो कैसा है बताइए, ट्राइंगुलर बेस है। अब इस ट्राइंगुलर बेस पे सोचो, ये एक ट्राइंगुलर बेस है और इस पे 3 ट्राइंगुलर फेस लगे हुए हैं, इधर ट्राइंगुलर फेस है, इधर ट्राइंगुलर फेस है, इधर ट्राइंगुलर फेस है, ठीक है ना। तो देखो इसका बेस कैसा है, पहले बेस देख लो, इसका बेस कैसा है, ट्राइंगुलर है, ठीक। और इस ट्राइंगुलर बेस पे 3 ट्राइंगल हैं, ऐसे ऐसे और आगे से ऐसे। अब ये डॉट डॉट वाली लाइन क्या है, ये पीछे वाली, जहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ये ऐसे पीछे से ज्वाइन होते हैं, तो ये वाला आपको ज्वाइनिंग वाला लाइन दिखा रहे हैं, करेक्ट। बाकी ये सॉलिड्स लाइन है, ठीक है। तो ये एक पिरामिड है। बाकी आप गूगल और भी कर सकते हो, आपको और अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये भी एक पिरामिड है, जिसका बेस कैसा है, बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। चेक करो बेटा, इसका बेस कैसा है, ये देखो इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर बेस है। लेकिन खास बात क्या है कि इसके जो फेसेस हैं, इसके भी फेसेस कैसे थे, ट्राइंगुलर। इसके भी फेसेस कैसे हैं, ट्राइंगुलर फेसेस। ये देखो ये इसका फर्स्ट फेस है, करेक्ट, राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये देखिए। एक बैक साइड में फेस होगा जो कि ट्राइंगुलर होगा, ये वाला, और एक फ्रंट में फेस होगा, करेक्ट। इस तरीके से इसके टोटल कितने फेस हैं, 4 ट्राइगोनल फेसेस, ठीक है। तो ये ज़्यादा साफ लग रहा है, आप ऐसे ही देख लो। अब इसको देखो, इसका बेस क्या है, इसका बेस है पेंटागनल बेस है। देखो बेस कैसा है, पेंटागनल। देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, पेंटागनल बेस है। लेकिन इसके फेसेस जो हैं, इसके जो साइड में फेसेस हैं वो क्या है, ट्राइंगुलर शेप के फेसेस। और ये सभी ट्राइंगल कहाँ पे जाके मीट करते हैं, टॉप पे एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ये देखिए सभी जो साइड में फेसेस हैं ये जाके कहाँ मीट करते हैं, टॉप पे एक पॉइंट पे मीट करते हैं, करेक्ट। तो अब पढ़िए आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कह रहा पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज ट्राइंगल, स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन, ठीक है। पिरामिड एक सॉलिड फिगर होगा जिसका बेस या तो कैसा शेप होगा बताइए, बेस ट्राइंगल होगा, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो सम अदर पॉलीगन, कोई भी दूसरा पॉलीगन हो सकता है। और आगे क्या है, एंड इट्स फेसेस, इसके फेसेस कैसे होंगे, इट्स फेसेस आर ऑलवेज ट्राइंगल्स एंड कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट एट द टॉप, ठीक है ना। जिसके ट्राइंगल्स क्या होंगे, जिसके फेसेस क्या होंगे, ऑलवेज ट्राइंगल होंगे। और ये कहाँ कन्वर्ज मतलब मीट करना, कहाँ पे मीट करेंगे, टॉप पे एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ये हो गई आपकी किसकी डेफिनेशन, पिरामिड के अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ये वाला आप छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर क्लास 9th जो आपके फेसेस होंगे वो कर्व फेसेस नहीं दिए हुए हैं। कैसे फेस दिए हुए हैं, फ्लैट फेसेस दिए हुए हैं, जो कि ट्राइंगुलर फेसेस हैं। देखो ये वाला क्या है, ये आपका कोन और सर्कुलर पिरामिड है। इसमें जो आपका बेस है वो बेस कैसा है, सर्कुलर है। अगर बेस आपका सर्कुलर हो गया तो आपका जो इसका फेस होगा वो भी कैसा होगा, कर्व शेप का होगा, ठीक है ना। तो ये एक कोन टाइप का बन के आता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, इसको सर्कुलर पिरामिड बोलते हैं। इसको डिस्कस नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस को आप लोग नोट करिए, इन फिगर्स को आप लोग नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज, अभी आपको बताया था पिरामिड एक ऐसा सॉलिड फिगर होगा जिसका बेस कैसा होता है, जिसका बेस हमेशा कैसा होता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है उसका बेस। वो ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है बेस, स्क्वायर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। पॉलीगन क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो बहरहाल बेस कैसा होना चाहिए, एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बेस हमेशा ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, कुछ बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा द फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर, पिरामिड के फेसेस हमेशा लेकिन कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी द साइड फेसेस ऑफ पिरामिड्स आर ऑलवेज ट्राइंगुलर, है ना। तो फेसेस कैसे होंगे, हमेशा
ट्रायंगुलर शेप के, तो ट्रायंगल्स पे हम टिक लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नंबर 12, इट इज नोन दैट इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 प्लस जेड। ये क्या कर दिया इन्होंने, ध्यान से चेक करो बेटा। यहां पर क्या था पहले आपके पास x प्लस वाई, करेक्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ध्यान से अगर आप चेक करो तो ये एक इक्वेशन है जिसमें दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल है। कौन कौन, x प्लस वाई इक्वल है किसके, 10 के। मतलब जब x प्लस वाई को ऐड किया जाता है तो 10 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे टू थिंग्स हैं विच आर इक्वल। कौन कौन, x प्लस वाई, ये आपका फर्स्ट थिंग है और 10 आपका सेकंड थिंग है, करेक्ट। तो ये जो x प्लस वाई फर्स्ट थिंग है और 10 जो है वो सेकंड थिंग है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, टू थिंग्स आर इक्वल। अब क्या किया है देखो आप ध्यान से, कह रहा है देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 प्लस जेड, ठीक है। मतलब बोथ साइड क्या किया है, 10 जेड को ऐड किया है। तो क्या किया है इन्होंने, ध्यान से चेक करिए, एडिंग z बोथ साइड, एडिंग z बोथ साइड, दोनों साइड इन्होंने z को ऐड किया, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या था 10। अब z इन्होंने राइट हैंड साइड भी ऐड किया और z इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया है। तो बताइए क्या ऐड किया है बोथ साइड, तो जवाब है z। मतलब सेम क्वांटिटी को बोथ साइड ऐड किया, मतलब सेम क्वांटिटी को टू इक्वल्स में ऐड किया है, तो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा आपस में इक्वल। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 प्लस जेड। इसका मतलब इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। ये एक्सियम नंबर 2 था आई थिंक। देखिए जरा, ये कुछ एग्जाम्स आपके लिखे हुए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसमें से सेकंड एग्जाम को देखिए। इफ इक्वल्स बी एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर हम दो इक्वल्स हमें कहीं पे दिए हुए हैं आपस में, दो इक्वल्स कौन थे, x प्लस वाई और 10, इसमें अगर हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी यानी कि इक्वल क्वांटिटी z को अगर ऐड करें लेफ्ट में भी राइट में भी, तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड और जो रिजल्ट आएगा राइट हैंड साइड वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस इसमें हमने क्या लगाया है, एक्सियम नंबर 2, इफ इक्वल्स बी एडेड टू द इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यही पूछा इन्होंने, यूक्लिड एक्सियम कौन सा यूज हुआ है, तो जवाब है एक्सियम नंबर 2 यानी कि सेकंड एक्सियम यूज हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है इन एंशिएंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टर्स। अल्टर्स क्या होते थे, वेदिका। वेदिका आप समझते हो क्या होता है, वेदिका आप कभी मंदिर वगैरह गए होगे, ठीक है, कभी क्या पक्का गए होगे आप मंदिर में। देखो एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का टेबल छोटा सा रखा रहता है जिसपे पुजारी जो होता है वहाँ का, ठीक है ना, प्राइस जो होता है, पुजारी जो होता है वो अपना पूजा का सामान रखता है, अगरबत्ती हो गई और सब आरती का सामान रखता है। छोटी सी एक वेदिका होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो वेदिका होती है जिसपे पुजारी पूजा किया करते थे, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एंशिएंट इंडिया में, पुराने इंडिया में ये जो वेदिका होती थी, इनका शेप हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए, यानी घर में जो धार्मिक काम होते थे, पूजा पाठ का जो घर में काम किया जाता था इंडिविजुअली लोगों के घरों में, उन वेदिका का, उन ऑल्टर्स का शेप तो कैसा होता था, स्क्वायर एंड सर्कल्स। लेकिन पब्लिक वर्शिप के लिए, यानी कि जब कोई प्रोग्राम हो रहा है, एक बड़ी लेवल पे पूजा हो रही है और पब्लिकली पूजा हो रही है, बाहर जैसे मंदिरों में होती है, ठीक है ना, घरों में, तो ये कैसे ऑल्टर्स यूज करते थे, कैसी वेदिका यूज करते थे, स्क्वायर एंड सर्कुलर शेप की। मतलब इसका जो टॉप होता था टेबल का, ये कैसा होता होगा, ये देखिए स्क्वायर शेप का होता होगा, ये देखिए कैसी टेबल होती होगी, करेक्ट, या तो कैसा था, सर्कुलर था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सर्कुलर टेबल होती थी, उसके 4 पैर होते होंगे, और रेक्टेंगुलर शेप की वेदिका होती थी, इसके 4 पैर होते होंगे। ये तो घर में यूज किया जाता था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 को भी साथ में आप देख लीजिए ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। इन एंशिएंट इंडिया ऑल्टर्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम वर यूज फॉर, ठीक है। देखिए जब बड़े लेवल पे पूजा होती थी तो वहां जो वेदिका यूज की जाती थी वो सिंपली स्क्वायर शेप की या सर्कुलर शेप की नहीं होती थी, बल्कि वो बहुत सारे फिगर्स का कॉम्बिनेशन होती थी, जैसे कि रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम का कॉम्बिनेशन होती थी। एक हम आपको ऑल्टर बना के दिखाते हैं, देखिए इस ऑल्टर को देखिएगा, देखिए बेटा इस ऑल्टर को देखिए, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर दिखा, लेकिन ऐसा ही नहीं होता था, पब्लिक के लिए यूज करते थे। ये देखिए, ये ऐसे, करेक्ट, ये देखिए इसके किनारे पे क्या लगा हुआ है सब, ये हम टेबल का टॉप दिखा रहे हैं आपको, वेदिका का टॉप दिखा रहे हैं, ये देखिए, और इसके नीचे कुछ पाए लगे होते होंगे जिससे ये सपोर्ट में रहता था, कुछ पिलर्स लगे रहते होंगे। अब देखिए इसमें फायदा क्या है, इसमें ये फायदा है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ बंदे यहाँ पे बैठ के अपना सामान रख सकते हैं कि नहीं, हाँ, और यहाँ पे बीच में ऐसा मूर्ति वगैरह कुछ रख देते होंगे जिसमें ये पूजा किया करते थे, करेक्ट। और ओनली रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो किसी छोटे व्यक्ति के काम आएगा, लेकिन रेक्टेंगल में किनारे ये ऐसे ट्रायंगल शेप के जोड़ दिया करेंगे तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 फिगर्स हुआ करते थे, करेक्ट, जिसमें देखिए ज्यादा लोग यहाँ किनारे किनारे बैठ के अपना सामान रख सकते हैं और उसके नीचे से पाए होते होंगे जिस पे टिका रहता है, ठीक है। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आपसे पूछे एग्जाम में कि ऑल्टर्स विच वर द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप्स लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, ट्रेपीजियम वर यूज फॉर पब्लिक वर्शिप, क्योंकि ज्यादा लोग जब बैठेंगे, ठीक है, पब्लिकली जब पूजा होगी
तो आपको बड़े बड़े शेप्स चाहिए होंगे, और बड़े बड़े शेप्स आपको तभी मिलेंगे जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। यहाँ पे हाउस होल्ड रिचुअल्स में केवल क्या यूज किया था, स्क्वायर और सर्कल, और पब्लिक में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन एंशिएंट इंडिया द शेप ऑफ ऑल्टर यूज इन हाउस होल्ड, ठीक है। घरों में क्या यूज किया जाता था, स्क्वायर एंड सर्कल शेप का ऑल्टर यूज किया जाता था, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और मेरे को बताना था, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, मेरे को ये बताना है यहाँ पर कि आप देख सकते हो एंशिएंट इंडिया में भी फिगर्स का नॉलेज था उन लोगों को, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे भी ज्योमेट्री का नॉलेज था। एंशिएंट इंडिया में भी ज्योमेट्री का नॉलेज था, तभी तो वे ऑल्टर्स बनाते थे सर्कुलर शेप के, स्क्वायर शेप के, और उनको इतना भी नॉलेज था कि यदि हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायमेंशनल ये प्लेन के फिगर का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो ज़्यादा लोगों को बैठने की जगह हो जाएगी, यानी कि ज्योमेट्री लोगों को अच्छी तरीके से आती थी पुराने टाइम में भी, करेक्ट। तो ये इस बात के सबूत हैं। नाउ आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन श्री यंत्र इन अथर्ववेद। अब देखो बेटा, अथर्ववेद आप ये फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीद भी सकते हो, अथर्ववेद का श्री यंत्र साधना आता है, ठीक है। तो आपको हम दिखाते हैं, हमने यहाँ प्रोजेक्टर पे तो नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप मेरे मोबाइल में देखिए, आप गूगल पे डालिए क्या, गूगल पे डालिए श्री यंत्र, ठीक है ना, श्री यंत्र इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखिए उसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो इंटरवोवन है। इंटरवोवन मतलब आपस में लिंक है, बहुत सारे। यहाँ पे देखिए आपको इस श्री यंत्र में बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अथर्ववेद में आपके जो श्रीयंत्र है, जो अथर्ववेद में दिया हुआ है, श्रीयंत्र साधना जो अथर्ववेद में है, ठीक है, उसमें टोटल कितने इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ करते थे, टोटल 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ करते थे, याद रखिएगा कितने, टोटल 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल होते थे। और जब ये आपस में इंटरवोवन होते थे तो टोटल आई थिंक 43 सब्सिडरी बाउंड्रीज बनती थी। ये आप एनसीईआरटी में सब थ्योरीज पढ़ सकते हो, दिया हुआ है, टोटल 43 बाउंड्रीज बनती थी। अब हम उसको काउंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप सब कुछ देख सकते हो गूगल पे, ठीक है। तो मेन क्या है आपको याद करना है, द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन श्रीयंत्र में टोटल 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का यूज किया गया है, करेक्ट। अब यहां से आपको क्या पता चलता है बताइए, यानी कि जब अथर्ववेद लिखा गया श्रीयंत्र साधना में भी उस टाइम, इतने पुराने टाइम में भी लोगों को ज्योमेट्री का नॉलेज था, तभी तो उन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज किया जो आपस में इंटरवोवन थे, यानी कि इंटर रिलेटेड थे, कनेक्टेड थे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ग्रीक्स एम्फेसाइज्ड ऑन, हाँ भाई ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, याद करिए। ग्रीक में किस बात पे जोर दिया गया था, जब वो कुछ प्रूफ करना चाहते थे तो कौन सी रीजनिंग का यूज करते थे, डिडक्टिव रीजनिंग। इसका डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में हमने आपको लिखाया हुआ है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या किया जाता है बताइए, कुछ ऑलरेडी जो फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिनको एक्सियम्स या पोस्टुलेट बोला जाता है, उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से लॉजिकल रीजनिंग करते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग करना। और ग्रीक में ये बहुत अच्छी तरीके से डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप थी। आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी में देखे हुए हैं, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो डिडक्टिव रीजनिंग से हम आपको क्वेश्चन कराते थे, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस का लिंक वहाँ पर ओपन होके आएगा बच्चों, ठीक है ना। बस आप वहाँ से पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।